घटना उन दिनों की है जब विनीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद वह अपने घर पर आ गई। घर पर आने के बाद उसने अपने पति की और उसके साथ साथ अपने सास और ससुर की भरपूर सेवा की और वह अपने कार्यों के द्वारा यह प्रयास करती थी कि घर के किसी भी सदस्य को, चाहे वह उसके पति हों अथवा उसकी सास या ससुर हों, उसके कार्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत का कभी कोई अवसर न मिले। लेकिन समय के साथ साथ एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई और विनीता ने अपने सास की खूब जी भर के सेवा की और उसकी सेवा के कारण ही वह फिर से ठीक हो गई। ठीक होने के बाद 2 साल तक तो वो ठीक रहीं, लेकिन फिर से एक बार फिर वो बीमार पड़ी और विनीता और उसके साथ साथ घर वालों की लाख सेवा और उनकी सेवा करने के बाद उसकी सास का बचना मुश्किल हो गया और वह हंसते हुए परिवार को छोड़ करके इस दुनिया से विदा हो गई। अब उसके परिवार में केवल उसके ससुर और उसके साथ साथ उसके पति रह गए थे। पति दिन भर अपने ऑफिस के कार्यों से व्यस्त होने के बाद जब वो घर पर पहुंचता था तो पत्नी की मोहक मुस्कान उसकी सारी थकान को दूर कर देती थी। और उसके साथ साथ कुछ समय के बाद विनीता ने अपने पति से कहा कि अगर अच्छा होता मैं भी किसी कार्यालय में जाकर के किसी एक उपयुक्त नौकरी को कर लेती। इस पर उसके पति ने कहा कि सबसे अच्छा तो यही होगा कि तुम घर पर रह करके बच्चों और उसके साथ साथ बाबूजी की देखभाल करो, इससे उन्हें ज़रा सा भी कोई कष्ट ना हो। लेकिन विनीता ने कहा कि नहीं, मैं अपने सारे कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ और उसके साथ साथ बाबूजी को भी मेरे काम से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती थी। और उसके साथ साथ एक दिन जब शाम को सभी लोग खाने पर बैठे थे तो सबके समक्ष विनीता ने ये प्रस्ताव को रखा और बाबूजी ने भी उसे सहर्ष मान लिया। प्रतिदिन सुबह उठ करके वह अपने पति के लिए टिफिन बनाती, उनको नाश्ता देती, बाबूजी को भी दोपहर का खाना रखती और उसके साथ साथ उन्हें भोजन कराने के बाद उनको दवा इत्यादि देने के बाद वह भी कार्यालय जाना शुरू कर दी। अब इसके साथ ही साथ एक नई बात उस विनीता और उसके ससुर के प्रति होना प्रारंभ हो गया। प्रतिदिन जब विनीता तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए जाती तो उसके ससुर उसको यह आवाज़ देते कि विनीता, मेरा चश्मा कहाँ है, तुम ला करके मुझे उसको साफ करके दे दो। और उस समय के बाद विनीता भी इस चीज़ को भी देखती कि वास्तव में वह बाबूजी का चश्मा जो है साफ नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए बाबूजी उसे बार कहते थे। अब उसने यह तय कर लिया था कि ऑफिस जाने से पहले सबसे पहले वह बाबूजी के चश्मे को साफ करके उनकी टेबल पर रख देगी। लेकिन इसके साथ ही साथ अब तो यह रोज़ की घटना बन गई थी कि चश्मा साफ होने के बावजूद भी बाबूजी उसे हमेशा यही कहते थे कि विनीता, मेरा चश्मा कहाँ है, उसे साफ करके मेरे पास रख दो। और जब वह चश्मा साफ करके फिर से उनके पास रखती थी तो उसे अपनी आँखों पर लगा करके समाचार पत्र पढ़ते रहते। कुछ समय के बाद यह घटना को होते होते अब विनीता भी झुठला जाती थी और उसके बावजूद भी वह अपने बाबूजी के कहे हुए बातों को चश्मा साफ रखने के बावजूद भी उनकी बातों को कोई उत्तर न देती और उसके साथ साथ थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए फिर से चश्मे को उन्हीं के सामने साफ करके मेज़ पर पटक के चली जाती। उस समय के बाद उनके ससुर भी जो थे वह इस दुनिया से चल बसे। एक दिन जब विनीता उनके कमरे की सफाई कर रही थी तो बाबूजी की मेज़ पर उसने एक डायरी देखी और डायरी देखने के बाद जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उससे एक दिन पहले उन्होंने उस डायरी के उसके एक दिन पहले के पेज को खोला और उस पर लिखा हुआ था कि आज जब विनीता अपने ऑफिस जा रही थी तो मैंने उससे कहा कि विनीता, मेरे चश्मे को साफ़ कर दो। उसने मेरे चश्मे को तो साफ़ किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने मेरे सामने ही मेरे चश्मे को उठा करके टेबल पर रखा। पता नहीं उसकी असावधानी की बस अथवा मेरी असावधानी की बस वह चश्मा ज़मीन पर गिरा और टूट गया। खैर, शाम को यह बात मैंने अपने पुत्र से कहा और दूसरे दिन ही मुझे नया चश्मा आ गया। और उसके बाद पता नहीं क्यों उसके ससुर को यह बात इतनी अधिक लगी कि दूसरे दिन वह भी इस दुनिया को छोड़ कर के विदा हो गए। फिर दूसरे दिन जब उसने जिस दिन उसके ससुर का देहावसान हुआ था उस दिन के पेज को जब उसने खोला तो खोलने के बाद उसने जब उस पंक्तियों को पढ़ा
तो पढ़ने के बाद उसे बहुत अधिक कष्ट हुआ। उसमें बाबूजी ने लिखा था, मैं जानबूझ करके विनीता को रोज़, मैं जानता था कि विनीता अपने कार्यालय जाने से पहले मेरे चश्मे को साफ़ करती है और उसके साथ साथ साफ़ करने के बाद मेरे टेबल पर रखती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जानबूझ करके उसे अपने चश्मे को साफ़ करने के लिए कहता हूँ। वह केवल इसलिए कहता हूँ कि विनीता मेरे चश्मे को साफ़ करेगी और मैं आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उसकी पीठ पर रखूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी जाते वक्त जब अपने मरने से एक दिन पूर्व मुझसे कही थी, मेरा अब बहुत अधिक दिनों का आपका और मेरा साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना कह देती हूँ कि घर में जो बहू है उसे हमेशा एक बेटी का दर्जा देना और जहाँ तक हो सके हमेशा उसका सम्मान करना। मेरे न रहने के बाद वह तुम्हारा, मैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे सुख दुख का हर तरह से ध्यान रखेगी और उसके साथ साथ हो सके तो किसी न किसी रूप में जब वो अच्छे काम के लिए जाए तो किसी न किसी रूप में तुम हमेशा उसे अपना आशीर्वाद देना, जिससे कि तुम्हारी आशीर्वाद के द्वारा वह हमेशा अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सके। इन पंक्तियों को जब विनीता ने डायरी में पढ़ा तो उसके बावजूद, पढ़ने के बाद आज उसकी आंखों से केवल आंसू छलक रहे थे। और इसके बावजूद यद्यप आज न तो उसके सास और न ही उसके ससुर इस दुनिया में हैं, लेकिन प्रतिदिन फिर भी वह जब भी कार्यालय जाने के लिए उठती तो सबसे पहले उस चश्मे को लेती और उसके बाद फिर से उसको अपने आंचल से साफ़ करती। साफ़ करने के बाद उसे प्रणाम करती, प्रणाम करने के बाद फिर से उसी स्थान पर रख देती जहाँ पर कि बाबूजी उस अपने मेज़ पर उसे रखते थे। और उसके पीछे उसकी मानसिकता और उसकी यह अंतरात्मा की भावना थी कि निश्चित रूप से आज बापूजी हमारे पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका और माता जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा और मुझे निश्चित रूप से मेरे वैवाहिक जीवन में तथा मेरे भविष्य के जीवन में हर प्रकार की सफलता देगी। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे माता पिता हमारे न केवल मार्गदर्शक बल्कि हमेशा हमारे शुभेच्छु रहते हैं। हमें भी अपने कार्यों के द्वारा हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें नियमित रूप से उनका आशीर्वाद मिलता रहे और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा निरंतर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। आज के लिए बस केवल इतना ही। फिर हम एक नई कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर यह कहानी मेरी पसंद आई हो तो कृपया मेरे अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।